साहब मुझे तो लगता है वो संदूक उस डायन ने गायब कर दिया, उसके अंदर जरूर उसके कुछ राज छुपे होंगे। माखनलाल, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ साहब, वरना आप ही बताइए, झोपड़ी में अपने आप आग कैसे लग गई और वो संदूक कहाँ गायब हो गया? हो सकता है जब हम दोनों झोपड़ी के अंदर हों तब वो मुजरिम आ गया हो और जैसे उसे पता चला हम अंदर हैं, उसने मशाल जलाकर झोपड़ी की छत पर फेंक दिया हो, जिस कारण झोपड़ी में आग लग गई। और जिस वक्त अपन बाहर निकले हो उसी वक्त वो पीछे से झोपड़ी के अंदर घुसा हो और वो संदूक लेकर भाग गया हो। हाँ साहब, ऐसा हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब वक्त बर्बाद मत करो माखनलाल, वो संदूक भारी था, वो मुजरिम संदूक लेकर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ढूंढो उसे। जी साहब, अभी ढूंढता हूँ। अजय और माखनलाल खेतों में उस मुजरिम को ढूंढने लगते हैं। खेतों में बहुत अंधेरा था और मोबाइल के टॉर्च में ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बहुत देर तक उस मुजरिम को ढूंढने के कारण माखनलाल थक जाता है और कहता है, साहब अब मुझसे उस मुजरिम को और नहीं ढूंढा जा पाता, इतने अंधेरे में कहाँ चला गया होगा वो, कुछ नहीं पता। माखनलाल तुम भी ना, अभी तो तुमने ज्यादा चले ही नहीं हो, पता नहीं तुम्हारा सिलेक्शन पुलिस में कैसे हो गया। साहब आज के जमाने में पैसे से सब हो जाता है, माखनलाल ने हंसते हुए कहा। अजय को माखनलाल की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हंसना बंद करो माखनलाल और उस मुजरिम को ढूंढो, समझे? जी साहब। साहब वो देखिए चौक के पास जहाँ पर हमने जिप्सी रोकी थी, वहां पर जिप्सी की लाइट बंद चालू हो रही है, जरूर वहां पर कुछ है। माखनलाल ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तुमने ठीक कहा माखनलाल, जल्दी चलो वहां पर। अजय और माखनलाल भागते हुए जिप्सी के पास जाने लगते हैं। वो लोग जिप्सी के पास जा ही रहे थे कि तभी माखनलाल का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ओ माँ, माखनलाल ने जमीन पर गिरते हुए कहा। खेत में गिरने के कारण उसकी वर्दी में मिट्टी लग जाती है और वो गंदी हो जाती है। क्या कर रहे हो माखन, देख कर भागो ना। साहब क्या देख कर भागूं, इस अंधेरे में कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं साहब, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। माखनलाल जमीन पर से उठता है और जिप्सी की तरफ जाने लगता है। माखनलाल और अजय दूर से ही देखते हैं कि जिप्सी की लाइट बंद चालू हो रही थी और जिप्सी के अंदर कोई बैठा दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई जिप्सी आसपास थी। अजय और माखनलाल जैसी जिप्सी के पास पहुंचते हैं, जिप्सी की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माखनलाल जरा मोबाइल का टॉर्च ऑन करना, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। जी साहब, अभी करता हूँ। माखनलाल ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए कहा। अजय माखनलाल के हाथ से मोबाइल लेता है और मोबाइल के टॉर्च के सहारे चारों तरफ उस मुजरिम को ढूंढने लगता है। जिप्सी के चारों तरफ देखने के बाद अजय कहता है, शिट, फिर हमें देर हो गई लगता है, भाग गया वो। और माखनलाल, तुम भी ना एक नंबर के बेवकूफ हो, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? चाबी जिप्सी में ही भूल गए, अगर वो लेकर भाग जाता तो? साहब जिप्सी की चाबी तो मेरी जेब में है। माखनलाल ने धीरे से अपनी पैंट की जेब से चाबी निकालते हुए कहा। क्या? अजय ने हैरानी के साथ कहा। हाँ साहब, यदि जिप्सी की चाबी मेरे पास थी तो जिप्सी की लाइट बंद चालू कैसे हो सकती थी? चाबी के बिना तो जिप्सी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अजय और माखनलाल दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बिना चाबी के जिप्सी की लाइट बंद चालू आखिर कैसे हो रही थी। रात के 3 बज रहे थे और रुद्र अपने कमरे में सो रहा था। तभी रुद्र को सपना आता है। उस सपने में उसे एक लड़की दिखती है और जो काली साड़ी पहनी हुई थी। वो जंगल के अंदर बैठी हुई है एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास। उस लड़की के हाथ में 6 नींबू थे। वो एक एक करके उन 6 नींबुओं को पीपल के पेड़ के नीचे रखती है। नींबू नीचे रखने के बाद वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है और ध्यान में लीन हो जाती है। थोड़ी देर बाद हवाएं चलने लगती हैं और धीरे धीरे वो नींबू एक एक करके हवा में उड़ने लगते हैं। वो लड़की मंत्र पढ़ने लगती है, ओम नमो कामाख्या देवे अमुक मां वंश कुरु स्वाहा। वो लड़की बार बार बस यही मंत्र का जाप किए जा रही थी। तभी अचानक से वो जाप करते करते रुक जाती है। उस लड़की को किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की धीरे से अपनी आंखें खोलती है। किसी के चलने की आहट और बढ़ती जा रही थी। सूखे हुए पत्तों को पैरों से कुचलने की आवाजें आ रही थीं। उन पैरों के कदमों की आहट से पता चल रहा था कि 2 लोग उस लड़की की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो 2 लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो लड़की उस पीपल के पेड़ के पास से अचानक गायब हो जाती है। वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि माखनलाल और अजय थे, जो गौरी का घर पीपल के पेड़ के पास ढूंढ रहे थे। वो लड़की अचानक गायब होकर अजय और माखनलाल की जिप्सी के पास पहुंच जाती है। जिप्सी रोड पर अंधेरे में खड़ी हुई थी। जिप्सी के अंदर गौरी की गुड़िया रखी हुई थी। जब उस लड़की की नजर उस गुड़िया पर पड़ती है तो वो लड़की उस गुड़िया को उठा लेती है। उस लड़की के लंबे लंबे काले नाखून थे। वो लड़की उस गुड़िया को लेकर वहां से जाने लगती है। सुनसान सड़क पर सिर्फ एक वो लड़की चल रही थी, सीधी सीधी जाती हुई सड़क, और उस सड़क पर सीधे सीधे चलती हुई वो अकेली लड़की। उस सड़क पर उसके पैरों की पायल के बजने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। छन छन छन। चलते चलते वो लड़की देवरी के चौक तक पहुंच जाती है।
देवरी के शौक से वो लड़की खेत की तरफ बढ़ने लगती है और एक झोपड़ी के पास जाकर रुक जाती है। वो लड़की अपने एक हाथ से दरवाजा खटखटाती है। खट 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 खट। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे के अंदर से एक आदमी निकलता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो भिखारी है जिसकी मौत हो गई थी। उसने वहीं अपनी फटी पुरानी काली शॉल ओढ़ रखी थी। वो भिखारी जैसे ही उस लड़की को अपने घर के दरवाजे पर देखता है वो घबरा जाता है। वो लड़की उस भिखारी से बातें कर रही थी। ये काम अगले कुछ दिनों तक हो जाना चाहिए, समझे? अगली बार जब मैं आऊं तो मेरा वो काम पूरा होना चाहिए, उस लड़की ने कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, उस भिखारी ने कहा। तुम्हें मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए, पर मैं वो काम नहीं कर सकता, मुझ पर रहम करो, उस भिखारी ने डरते हुए कहा। वो लड़की अपने हाथ आगे बढ़ाती है और वो गुड़िया उस भिखारी को देने लगती है, पर वो भिखारी उस गुड़िया को लेने से मना कर देता है। वो लड़की उस भिखारी को फिर से घूरने लगती है और वो गुड़िया उसके हाथ में दे देती है और वो भिखारी डर डर के गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो लड़की उस भिखारी से कुछ देर तक बातें करती है और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। वो भिखारी झोपड़ी के अंदर चला जाता है और उस गुड़िया को कुर्सी के ऊपर रख देता है। जैसे ही वो भिखारी उस गुड़िया को कुर्सी के ऊपर रखता है वो कुर्सी हिलने लग जाती है। वो कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी। वो भिखारी अपनी संदूक के पास जाता है, अपनी धोती में से चाबी निकालता है और उस चाबी से संदूक का ताला खोलता है। संदूक के अंदर कुछ फटे पुराने कागज रखे हुए थे। वो भिखारी उस संदूक में से एक फोटो निकालता है और उस फोटो को घूरने लगता है। वो फोटो रुद्र के बचपन की थी जिसमें वो स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। जैसे ही रुद्र अपनी फोटो उस भिखारी के हाथ में देखता है वो घबरा जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। रुद्र झटके के साथ अपने बिस्तर से उठता है। रुद्र पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो सोचने लगता है कि सपने में काली साड़ी पहने वो लड़की कौन थी और वो भिखारी के हाथ में मेरी बचपन की फोटो कैसे आई। रुद्र का गला सूखने लगता है और उसे प्यास लगने लगती है। रुद्र के कमरे के टेबल पर ही पानी की बोतल रखी हुई थी। रुद्र के बगल में अर्जुन, अर्जुन के बगल में समीर और समीर के बगल में पीयूष सो रहा था। रुद्र उनसे बचते हुए धीरे से बेड के ऊपर से नीचे उतरता है और टेबल के पास की बोतल उठाता है और जब वो पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोलता है तो कहता है, अरे ये पानी कैसे खत्म हो गया? जरूर ये मोटा पीयूष कॉर्नर में सो रहा था, पूरा पानी पी गया होगा। इतना कहकर रुद्र नीचे जाने लगता है। जब रुद्र अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है हवेली की लाइट्स ऑफ थीं, जिस कारण हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्र सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की का काला साया नीचे हॉल में नजर आता है। वो लड़की का काला साया देखकर रुद्र डर जाता है और सोचने लगता है ये क्या था। रुद्र अपनी आंखों को अपने हाथ से मलने लगता है। वो लड़की का काला साया किचन की तरफ जाने लगता है। रुद्र धीरे धीरे अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाने लगता है। वो इस तरह अपने कदम जमीन पर रख रहा था कि सुनसान रात और शांति होने के बावजूद उसे खुद उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। वो लड़की का साया धीरे से किचन के अंदर चला जाता है। रुद्र धीरे से किचन के दरवाजे पर लगा पर्दा हटाता है और किचन के अंदर घुसता है। जब वो किचन के अंदर जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचने लगता है कि वो लड़की का काला साया कहां पर चला गया। यार, मैंने यहीं पर तो उस लड़की के काले साये को देखा था, शायद अंधेरा इसलिए मेरा वो कोई वहम होगा। रुद्र फ्रिज के पास जाता है और अंदर से पानी की बोतल निकालने लगता है। रुद्र ने बोतल को हाथ में पकड़ा ही था कि तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वो सोचने लगता है कि इतनी रात मेरे पीछे कौन है। रुद्र सबसे पहले नीचे देखता है। उसे किसी लड़की के पैर दिखाई देते हैं जिसने लाल रंग की नेल पॉलिश लगाई हुई थी। रुद्र वो पैर देखकर डर जाता है। रुद्र धीरे से अपनी मुंडी पीछे घुमाता है और देखता है कि एक लड़की अपना चेहरा अपने बालों से छुपाकर उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की को देखकर रुद्र डर जाता है और जोर से चीखता है, आ! रुद्र की आवाज सुनकर वो लड़की अपने चेहरे पर से बाल हटाती है। रुद्र देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तन्वी थी, जो बाल खोलकर उसके सामने खड़ी थी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तन्वी ने कहा। चिल्लाओ नहीं तो क्या? तुम ये आधी रात में भूतनी बन के मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? ए मिस्टर, मुझे भूतनी मत बोलो, समझे? तुम जब तक पानी निकाल रहे थे मैंने सोचा जब तक मैं अपने बाल सुलझा लूं, इसलिए बाल आगे किए थे। तुम्हारे इन बालों के चक्कर में आज मेरी जान निकल जाती। और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, भूतनी गई की? रुद्र, पहले तुम मुझे भूतनी बोलना बंद करो, समझे? मुझे प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आई थी। तो फ्रिज तो यहाँ पर है, तुम कहाँ थी? ये गिलास लेने गई थी। तुम्हारी तरह बॉटल को मुंह लगाकर पीने की आदत नहीं है मेरी। तन्वी ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को देखते हुए कहा। देखो, अब तुम ज्यादा मत बोलो, समझी तन्वी? तुम ना रुद्र अपना मुंह बंद रखो और बोतल दो मुझे पानी की, समझे? भगवान ने 2 हाथ दिए ना, खुद ले लो, समझी? रुद्र ने साइड हटते हटते हुए कहा।
तन्वी फ्रिज खोलती है और उसमें से बोतल निकालती है और बोतल से पानी गिलास में निकालकर पीने लगती है। रुद्र ने पानी की बोतल निकाल ली थी। वो बोतल का ढक्कन खोलता है और मुंह लाकर पानी पीने लगता है। रुद्र बच्चों की तरह बोतल को मुंह लाकर पानी पी रहा था। तन्वी रुद्र को यूं पानी पीता हुआ देख हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो तन्वी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो तुम्हारी आदत अभी तक नहीं बदली रुद्र, तन्वी ने हंसते हुए कहा। रुद्र तन्वी की बातों को जवाब नहीं देता और बोतल वापस से फ्रिज में रखते हुए कहता है, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती तन्वी, बस लोग बदल जाते हैं। औरत ना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाते ही तन्वी भी किचन से जाने लगती है, पर रुद्र की बात सुनकर तन्वी उदास हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसको अपना मन बहुत भारी लग रहा था, एक बोझ लग रहा था उसे अपने दिल पर। बार बार उसके कानों में रुद्र की आवाज गूंज रही थी, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती तन्वी, बस लोग बदल जाते हैं, बस लोग बदल जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तन्वी फिर अपनी कॉलेज की यादों में खो जाती है। उसको याद आते हैं गर्मी के वो दिन जब यूआईटी कॉलेज की बिल्डिंगों में पानी नहीं रहता था। कैसे रुद्र उसकी बोतल लेकर यूआईटी कॉलेज की हर बिल्डिंग में पानी ढूंढा करता था। रुद्र रहने दो, तुम परेशान मत हो, और इतनी धूप में मुझे पता है कि इसी बिल्डिंग में पानी नहीं बचा होगा, तन्वी ने कहा। नहीं तन्वी, एक बिल्डिंग है जहां पर हमेशा पानी रहता है। कहां पर? वर्कशॉप की बिल्डिंग में। वहां पर ज्यादा क्लास नहीं लगती है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता। वहां पर जरूर हमें पानी मिल जाएगा। अच्छा, फिर चलो जल्दी। हाँ। रुद्र और तन्वी वर्कशॉप की बिल्डिंग के अंदर लगे वाटर कूलर के पास पहुंच जाते हैं। रुद्र तन्वी को उसकी पानी की बोतल भर कर देता है। अरे ये क्या, मुझसे ज्यादा प्यास तो तुम्हें लगी थी ना? जब कैंटीन में समोसा खा रहे थे तब कैसे तड़प रहे थे तुम मिर्ची खाकर। पहले तुम पानी पी लो। नहीं तन्वी, पहले तुम पियो। क्यों? क्योंकि मेरी तन्वी तुम मेरी जान हो और तुम्हें प्यासा देख पहले मैं अपनी प्यास कैसे बुझा सकता हूँ। जब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी तो मेरी प्यास अपने आप बुझ जाएगी। अच्छा जी। तन्वी बोतल का पानी पी लेती है और रुद्र अपनी पानी की बोतल भरने लगता है। रुद्र पानी की बोतल भर लेता है और अपनी बोतल से पानी पीने लगता है। रुद्र बोतल को मुंह लाकर पानी पी रहा था, वो बच्चों की तरह पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते रुद्र की सफेद शर्ट गीली हो जाती है। ये देखकर तन्वी जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। रुद्र एक मासूम बच्चे की तरह पूछता है, क्या हुआ तन्वी, तुम हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं रुद्र, ऐसे कौन पानी पीता है बच्चों की तरह? तो कैसे पीता है जरा बताना। तन्वी रुद्र के हाथों से बोतल लेती है और बोतल को ऊपर करके पानी पीने लगती है और फिर धीरे से उस बोतल को अपने मुंह से लगा देती है। पानी पीते पीते तन्वी के होठों की रेड लिपस्टिक बोतल के ऊपर छप जाती है। अरे ये क्या, तुमने तो मेरा झूठा पानी पी लिया। अरे मेरे बुद्धू राम, झूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है। अच्छा, और कैसे बढ़ता है प्यार, जरा बताना, रुद्र ने धीरे से कहा। अच्छा बताऊं जरा मैं, तन्वी ने रुद्र के पास जाते हुए कहा। तन्वी रुद्र की आंखों में देखने लगती है और रुद्र तन्वी की आंखों में देखने लगता है। तन्वी धीरे धीरे रुद्र के करीब जा रही थी और कह रही थी, बताऊं मैं प्यार कैसे बढ़ता है? हाँ बताओ ना तन्वी, रुद्र ने धीरे से कहा। रुद्र की आंखों में देखते हुए तन्वी रुद्र के बहुत करीब पहुंच जाती है। तन्वी की सांसें तेज तेज ऊपर नीचे चलने लगती हैं। तन्वी धीरे से कहती है, बताऊं? हाँ बताओ तन्वी। रुद्र तन्वी की तेज तेज चलती हुई दिल की धड़कनें आराम से सुन पा रहा था। उसे पूरा एहसास था कि जिस तरह बोतल पर तन्वी के लिपस्टिक के निशान छपे हैं, कुछ ही पलों में उसके होठों पर भी वैसे ही निशान छपे होंगे। तन्वी धीरे धीरे करते हुए अपना चेहरा रुद्र के चेहरे के पास लाकर रोक देती है। उसके होंठ रुद्र के होठों के सामने थे। वो धीरे से कहती है, बताऊं? हाँ बताओ ना तन्वी।